हेलो बच्चों, मैं आनंद श्रीवास्तव फिर आपके सामने डीपीपी रोटेशनल मोशन का सोल्यूशन लेके। आपको ये शीट मिली होगी, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट 11 का चैप्टर है। फटाफट मैं उसके सोल्यूशन के उसके ट्रिक्स बताता हूँ। अभी तक मैंने कोशिश किया था हर क्वेश्चन के एक एक पॉइंट्स बताऊँ। आज मैं क्या करूँगा, आज आपको हिंट दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि वो उनको हिंट्स चाहिए सो दैट कि उसके अकॉर्डिंगली अपने वो आंसर को चेक कर सके कि उनका आंसर सही है या नहीं। बट कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी करूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। एनीवे, तो ये देखो पार्टिकल ऐसे है, ये कोई एक पैराबोलिक शेप में है जिसका ये इक्वेशन दिया है बेटा। ये पार्टिकल इस पे बीड, ये इस पे रुका हुआ है और इसको हम सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं। किस एंगुलर स्पीड से? ओमेगा से। आपको पता करना है कि उस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसको पैराबोलिक पाथ को ऐसे शो करें, ये ओरिजिन है बेटा और यहाँ पे ये पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एक तो इसको नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा बेटा? mg। और अगर हम इसको ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं बेटा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। और r इस जगह पे अगर मैं पूछूं तो ये a के इक्वल हो जाएगा, यानी बेसिकली ये r यहाँ किसके इक्वल हो गया? a के। तो ये हो गया ma ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया mg। अच्छा, अगर अब मैं इस पे बेटा टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो टेंजेंट तो कुछ ऐसे होगा टेंजेंट, और ये एंगल मान लिया हमने क्या है बेटा? थीटा। ये एंगल क्या हो गया? थीटा। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें, इस फोर्स को मान लो मैंने एफ ले लिया बेटा, इस फोर्स को हमने क्या ले लिया? एफ। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो इधर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा। और ऐसे ही mg की अगर हम बात करें तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये वाला थीटा, यानी mg का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg साइन थीटा, ठीक है ना, mg साइन थीटा। इधर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें देखना इस पार्टिकल पे इधर लगा है f cos थीटा और इधर लगा है mg साइन थीटा। ये इस पे स्लाइड कर नहीं रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो f cos थीटा है बेटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? mg साइन थीटा। बस फिजिक्स का काम खत्म, मैथ्स का काम स्टार्ट। कैसे? f की जगह क्या लिख देंगे? f की जगह लिख देंगे m a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया g mg साइन अपॉन कॉस, क्या बन गया बेटा? टेन थीटा। m से m क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या निकालना है? ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या लिख दिया? g अपॉन a स्क्वायर टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या हो गया? स्लोप। तो अगर मैं स्लोप बोलूं बेटा टेन थीटा, इसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। वाई कितना दिया है? 4cx स्क्वायर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8cx। देख लो बेटा, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8, तो ये हो जाएगा 8ca। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 क्या बेटा? ca। a से क्या हो गया? कैंसल। ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 8gc। 8gc मतलब 2√2gc, ठीक है ना। देख लो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या, एक पार्टिकल है, यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? nth पावर ऑफ व्हाट? रेडियस। सेंट्रल का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है वही क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके प्रोपोर्शनल है? देखो क्या दिया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ रेडियस। तो r की पावर क्या हो जाएगा? n। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स को हम mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों ओमेगा की बात कर रहे हैं? क्योंकि टाइम पीरियड पूछ रहा है। mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ एक कोई कांस्टेंट, ये हो गया r की पावर क्या बेटा? -n। बस खत्म। सो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे आएगा, ये r अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये देखो ना, r की पावर -1 इस r से कैंसल होगा तो ये कितना हो जाएगा? n-1। बस ओमेगा आ गया। ओमेगा को क्या लिख दोगे? 2 पाई अपॉन टी। मतलब अगर टी स्क्वायर की बात करें तो r की पावर क्या हो जाएगा? n+1, क्योंकि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टाइम पीरियड के। तो देखो अब हमसे इसमें ये आ गया n+1 r की पावर, तो t क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। हमें आर दिया है, पोजीशन दिया है, मास दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? एंगुलर मोमेंटम। सबको याद है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर क्रॉस पी। क्या होता है? आर क्रॉस पी। अब आर दिया है, बेसिकली पी चाहिए। पी हमारा क्या होगा बेटा? एम इंटू वी। और वी क्या होगा बेटा? डी आर अपॉन डी टी। बस डिफ्रेंशिएट करो, एम डी आर बाई डी टी करोगे तो क्या आ जाएगा? 2i कैप
प्लस नहीं, क्या आएगा बेटा 6, माइनस साइन दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6, 3t² मतलब 6t, क्या बेटा j। अब t की वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, डाल दो तो ये हो जाएगा m भी आई थिंक दिया है, यस m की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, ये हो गया 2i t की जगह 2, 12 क्या आ गया j, बस खत्म, p आ गया, r दिया है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। और वैसे मैं आपको बताऊं एक आसान तरीका, इसका आसान नहीं थोड़ा सा, मतलब आप 50-50 कर सकते हो। जिस प्लेन में पार्टिकल मूव करता रहता है एंगुलर मोमेंटम उसके क्या होता है परपेंडिकुलर। किस प्लेन में मूव कर रहा है एक्स वाई, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर मतलब जेड डायरेक्शन, यानी आंसर में या तो के होगा मतलब प्लस के होगा या क्या होगा माइनस के। आप डायरेक्शन अगर इसका निकाल लोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा प्लस के या माइनस के। और अगर उन सब से नहीं बचना है तो ये तो है ही है बेटा, आसान तरीका ये भी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक कंक्रीट मिक्सर देखा होगा आपने, कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे कंक्रीट मिक्सर होता है, आप में जो सिविल इंजीनियर होंगे, मैं भी सिविल इंजीनियर ही हूँ, तो कंक्रीट मिक्सर हम बहुत यूज़ करते हैं। उसमें स्टोन, सीमेंट और एग्रीगेट बोलते हैं उसको स्टोन को, और पानी डाल के उसको रोटेट कराते हैं, ठीक है ना, एक फिक्स रेशियो में डाल के घुमाते हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो उसका मान लो हम ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन बोलूँ तो जो स्टोन है ये कह रहा है कि ये प्रॉपर मिक्सिंग में डज नॉट टेक प्लेस, इनग्रेडिएंट रिमेन स्टक टू, अगर ढंग से नहीं घुमाते तो ऊपर ये चिपक जाता है। कह रहा है कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम घुमाएं इससे जिससे प्रॉपर मिक्सिंग हो सके, मतलब चिपके ना। तो वो कब होगा, मतलब नीचे की ओर क्या लगा फोर्स बेटा mg, और यहाँ क्या लगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको टेंड्स टू क्या कर दें बेटा 0, मतलब इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mg माइनस n, यही इसको क्या प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर, उसको हमने लिख दिया mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप कह रहा है कि आपको पता करना है मैक्सिमम स्पीड, ओमेगा बढ़ाते जा रहे हो, mg पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस ओमेगा पे जिसको मैक्सिमम n टेंस टू क्या हो जाएगा 0, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा 0, हमें वही पता करना है। तो n जैसे ही 0 किया m से m कैंसिल हो गया, g इज इक्वल टू क्या आ गया r ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद इसको बस सॉल्व करना है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो g अपॉन r आ गया, g पता है r भी पता है, ओमेगा इसको सॉल्व करके आंसर करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमसे ओमेगा नहीं पूछा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। हम यहाँ रोटेशनल स्पीड देके कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ओमेगा कैलकुलेट करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रम इन रिवॉल्यूशंस पर मिनट। और आरपीएम जो होता है याद रखना वो एंगुलर स्पीड नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है, यानी इसको किसके इक्वल कर दोगे 2 पाई इंटू एन, एन क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। और अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई, ये फ्रीक्वेंसी आएगी, जी को 10 रखोगे, रेडियस को 1.25, तो ये एन आएगा आरपीएस में, रेडियन पर सेकंड। क्या पूछा है बेटा आरपीएम, तो एक सेकंड में चक्कर पता चल जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, 100% ए ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा, ठीक है ना। देख लो, फिर भी कहीं कोई डाउट पूछ लेना। ओके अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इसमें देखो दिया है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब dm बाई dx, किसके इक्वल दिया लैम्डा नॉट 1 प्लस x बाई एल, ये दिया हुआ है। और ये किसका है बेटा, एक रॉड का है, उस रॉड की लेंथ कितनी है l, a से b तक ये दिया हुआ है, और ये जो x है वो a से है बेटा, a से ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये x के बाद मान लो ये dx है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस जो कहां से पास कर रहा है ए से और इसके परपेंडिकुलर। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सबको पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएम। अगेन फिजिक्स का काम खत्म, मैथ्स स्टार्ट, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएम, डीएम की जगह ये रख दिया क्या लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स, लिमिट क्या ले लेंगे 0 टू एल, बस सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये सब लेंथ के टर्म्स में आएगा, हमें किसके टर्म्स में दे रखा है बेटा मास के टर्म्स में। तो मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो dm इज इक्वल टू क्या है बेटा ये लैम्डा नॉट 1 प्लस
x बाय एल और ये क्या है बेटा dx, ठीक है ना, ये x है, x दोनों साइड का क्या कर दें बेटा इंटीग्रेशन, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या रख दिया 0, यहाँ क्या रख दिया l, ये 0 और ये क्या मास हो गया बेटा m। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी m, किसके टर्म्स में आ जाएगी बेटा लेंथ के टर्म्स में। बस इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, आई आ जाएगा m और l के टर्म्स में, बी ऑप्शन, ठीक है ना। खुद से करना और सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा कमेंट्स बॉक्स में आप बताना, तो मैं आपको उसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। ये एक क्यूब है, भागता हुआ आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, क्यूब की साइड 30 सेंटीमीटर है। यहाँ ओ पे एक बम्प है, बम्प मतलब जिससे ये टकराएगा, जैसे ये पहुंचेगा, ये इसका एज बेटा, इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा, रोटेशनल मोशन होगा, आते हुए ऐसे टॉपल होगा, लुढ़केगा बेटा। तो यहाँ पे क्या कंजर्व होगा बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो इसके जस्ट, क्योंकि टॉर्क लग नहीं रहा है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद। टकराने के पहले ये क्या हो जाएगा, मान लो इसका मास m, वेलोसिटी कितनी है बेटा 2, और रेडियस का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है r, रेडियस उसको नहीं बोलते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 की आधा, 30 का आधा मतलब कितना 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दिया, ये हो गया mvr। ध्यान रखना ये कौन सा फॉर्मूला मैंने लिखा mvr इज इक्वल टू, अब ये इसका रोटेशनल मोशन होगा, इसके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन, यानी अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे I इंटू ओमेगा, हमसे यही ओमेगा पूछ रहा है, यानी क्या पता चल जाए I। अब I जल्दबाजी में आप सेंटर वाला मत लिख देना क्यूब का, O के अबाउट घूम रहा है, सेंटर के अबाउट क्यूब का फॉर्मूला होता है ma²/6, अगर a उसका साइड है। अब उसमें हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस सेंटर के अबाउट ये वाली दूरी डायगोनल की आधी, डायगोनल कितना बेटा a√2, उसका आधा कर दोगे कितना आ जाएगा a/√2, यानी इसमें हम और क्या ऐड कर दें a/√2 का स्क्वायर, देख लो a/√2 का स्क्वायर इनटू ये सब किसके इक्वल बेटा इनटू ओमेगा, m कैंसल कर देना दोनों साइड से, m कैंसल हो गया, a की वैल्यू कितनी रख देना 30 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लेना ओमेगा आ जाएगा, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दूसरा इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्यूब के कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, ठीक है ना। कहीं बेटा डाउट पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। 2 डिस्क हैं, रेडियस उनके डिफरेंट है, मटेरियल सेम है और थिकनेस भी सेम है। हमें पता करना है कि जो अल्फा, जो रेडियस के बीच में रिलेशन है वो क्या रिलेशन है। तो डिस्क की बात कर रहा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। अब हमें थिकनेस को पिक्चर में ले आना है, मास को पिक्चर में ले आना है, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी r²/2, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस πr², ये डिस्क का एरिया, थिकनेस t इंटू रो r²/2। रो टी और पाई, रोटी खाने वाली रोटी नहीं, ये रो डेंसिटी, टी थिकनेस, ये और पाई ये क्या हो गया कांस्टेंट, 2 क्या है कांस्टेंट। ऊपर देखो r की पावर कितनी हो गई 4, बस अब क्वेश्चन में कुछ रह गया नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो 1/16 1:16। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है पावर 4, यानी रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन या r1। सी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पुली है बेटा, अगर ये मतलब जब ये आपका वर्क पावर एनर्जी में आता है, जब हम इस पुली की बात करते हैं यहाँ पे, जब इसको मासलेस ले लेते हैं तब हम वहाँ पे इसके रोटेशनल मोशन की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इसका मास है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और कह रहा है रोटेट कर रहा है सेंटर के अबाउट, छोड़ दिया हमने, m1 भारी है तो ये मान लो h डिस्टेंस नीचे गया, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है h डिस्टेंस नीचे, अगर ये h नीचे जाएगा तो ये h किधर जाएगा ऊपर, यानी इस सिस्टम में अगर मैं एनर्जी का चेंज पूछूं तो ये m1gh, ये कितना बेटा m2gh, यानी जो चेंज इन एनर्जी हुई वो क्या हो गई m1gh माइनस क्या बेटा m2gh। ये जो एनर्जी सिस्टम में चेंज हुई ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, रोटेशनल एनर्जी या कह लो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाएगा इक्वल। इसी को हम इक्वल करेंगे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान से,
क्या होगा बेटा, जब ये यहाँ पे आएगा इसकी स्पीड v हो जाएगी, इसकी स्पीड भी v हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, तो स्पीड दोनों की क्या रहेगी, सेम। ये v स्पीड से नीचे जाता रहेगा, ये v स्पीड से ऊपर आता रहेगा। यानी अब देखो सिस्टम में तीन चीजें मूव कर रही हैं। m1 नीचे की ओर जा रहा है v से, m2 ऊपर की ओर जा रहा है v से, और ये पुली घूम रही है। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ m1v², दूसरे वाले की हाफ m2v², प्लस पुली की कौन सी एनर्जी बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इंटू क्या बेटा, ओमेगा स्क्वायर। बस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओमेगा, बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है। और आई की अगर हम बात करें तो आई के टर्म्स में आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आई दिया हुआ है। ये जो 1 है बेसिकली ये बेटा आई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये क्या है, आई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चारों ऑप्शन में 1 क्या है, बेसिकली आई। बस सिंप्लीफाई कर लो, आई ओमेगा का आंसर आ जाएगा। ए दिख भी रहा है, गेस भी कर सकते हो, m1 माइनस m2 आना है, तो बी और डी तो वैसे ही चलेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। सेम मोर और लेस वैसे क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिंग मासलेस कनेक्टेड है, स्मॉल m यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो डिस्क है उसका रेडियस r और उसका भी मास स्मॉल m है। कह रहा है कि अगर ये h डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये किस एंगुलर स्पीड से घूमेगी। अगेन जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से mgh, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू एक, इसको क्या मिलेगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाफ mv²। क्या बोलेंगे बेटा, हाफ mv²। और ये जो घूमेगा तो इसको एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ओमेगा पूछा है, यहाँ पे v आया है। आप कहोगे कि पिछले क्वेश्चन में भी था यहाँ पे v, यहाँ v के बारे में नहीं दिया है। क्या करेंगे आप खुद, मैंने नहीं बताया, लेकिन आप खुद सोचो बेटा। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, और इस लीनियर वेलोसिटी इसकी v है, रेडियस r है, तो ओमेगा v और r के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे हम लग देंगे, पुट व्हाट, क्या पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, जहां r क्या है, रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया है, कैपिटल R, तो यहाँ v की जगह क्या रख दोगे, r ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ले लोगे। ये पिछले वाले में था, सेम यही चीज आपको नेक्स्ट वाले में भी करना है। यहाँ v की जगह हम क्या डाल देंगे बेटा, r ओमेगा, तो r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा कॉमन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, m2 भी कॉमन हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर। यहाँ पे i डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। बस खत्म, अब तो सॉल्व करना है। अब इससे आसान और क्या हो सकता है, m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये 3/2 ए आंसर आ जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4gh/3। सो दिस इज द ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 10वें क्वेश्चन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किसके बीच कह रहा है बेटा, डिस्टेंस। शेप क्या है, सॉलिड स्फीयर, और जो उसका एक्सिस दिया है ये सॉलिड स्फीयर, इसका अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर, ठीक है ना, और x डिस्टेंस। तो मान लो ये है बेटा डायमीटर, और इसके पैरेलल x डिस्टेंस पे हमने कोई एक एक्सिस ले ली, ठीक है ना। ये मान लो यहाँ पे ये x एक्सिस है सपोज, ठीक है ना, ये एक्सिस है जिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर हम सेंटर पे करें तो भी कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस d है, आपने पढ़ा है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर किसी भी एक्सिस, मान लो इसको हमने ए बी लिख दिया बेटा, इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के ऑफ मास प्लस क्या बेटा m इंटू क्या d स्क्वायर। अब देखो d का मतलब यहाँ बेसिकली क्या है, x, यही d इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x। तो अगर x 0 करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा, जो डायमीटर वाला होगा, यानी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। c गया, a गया। मैंने बार बार आपको बताया ग्राफ के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करके करेंगे। तो ये गया, ये गया, फिर x का क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर। ये देखो d स्क्वायर है, d बेसिकली x है, x स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, यानी कौन सा आंसर हो गया, d। वेरी इजी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। आपको पता करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर से पास। मैं
परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। मैं इसका एक जनरल क्वेश्चन कराता हूँ। ये मान लो एक डिस्क का एक सपोज हिस्सा है, सेक्टर है, ठीक है ना, और इसके सेंटर पे ये अल्फा एंगल है। ये क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, और इसका मास m दिया है, और आपसे कहे कि बताइए इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। तो अगर मान लो अगर ये पूरा डिस्क होता तो कितना उस पूरा डिस्क का मास होता, पूरा अगर डिस्क हो जाता बेटा, तो अल्फा एंगल के करिस्पॉन्डिंग कितना मास है m, तो 2 पाई के करिस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा बेटा m अपॉन अल्फा पर यूनिट एंगल 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना बेटा। और फिर हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, पूरे डिस्क की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं m बाई अल्फा 2 पाई इंटू क्या बेटा r स्क्वायर बाई 2। अब पूरे डिस्क का अगर हम पूरे डिस्क की बात करें बेटा, तो ये सिमेट्रिक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, यानी सेम रेशियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 2 पाई के लिए इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 2 पाई एंगल के लिए ये पूरा है आई डिस्क। तो अगर मैं कहूं अल्फा एंगल के करस्पॉन्डिंग कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो जो आपने निकाला है डिस्क का उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 पाई से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा से। तो आप देखो बेटा, अब जो इसको कह सकते हो आप सेक्टर, इस शेप को जब डिस्क से कट करते हैं जैसे पिज्जा जैसा शेप होता है, इसको सेक्टर बोल सकते हो। तो जिसका हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस गिवन सेक्टर, इस पूरे को पहले किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 2 पाई से, और मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, क्योंकि ये पूरा कितने एंगल के करिस्पॉन्डिंग है, 2, हमें कितने एंगल के करिस्पॉन्डिंग निकालना है, अल्फा। तो ये हो जाएगा m इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन अल्फा, ठीक है ना। इसी को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे बेटा, अल्फा से, और डिवाइड किससे कर देना है, 2 पाई से। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या आ गया बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब देखो ध्यान से, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर, एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यानी डिस्क का अगर कोई भी हिस्सा पूछे और उस हिस्से का मास m हो, रेडियस r हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन में रेडियस की जगह स्मॉल r दिया है, तो आंसर कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये कुछ भी एंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि एक यूनिफॉर्म बॉडी है जिसका रेडियस r है, मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रोल करता हुआ आ रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है ना। ये मोशन ऑन रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन हो गया बेटा। ये थीटा है और इसमें कोई ये बॉडी है, इसका रेडियस कितना है r, और मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोल होता हुआ आ रहा है। आपको पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहली चीज तो फॉर्मूला याद रहे, लेकिन कहाँ से आया मैं आपको ऐसे आइडिया दे देता हूँ। इधर की ओर अगर मैं बोलूँ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका mg, मैं वो mg नहीं शो कर रहा हूँ, ये हो गया mg साइन थीटा। इधर की ओर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, mg कॉस थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, mg कॉस थीटा। ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये वाली जो हो जाएगी ये चीज क्या हो गई बेटा, फ्रिक्शन। ये क्या हो गया, फ्रिक्शन। तो अगर मैं लीनियर मोशन का इक्वेशन लिखूं तो mg साइन थीटा नीचे खींच रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ये ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन हो गया। अब अगर मैं इसी को रोटेशनल मोशन, तो कौन घुमा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों फ्रिक्शनल फोर्स घुमा रहा है, क्योंकि बाकी फोर्स कहां से पास कर रहे हैं बेटा, सेंटर से पास कर रहे हैं, इसलिए घुमाने वाला जो फोर्स हो गया वो कौन सा हो गया, टेंजेंशियल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू क्या बेटा, रेडियस। ये क्या बन जाएगा, टॉर्क। इसको चाहे तो कैपिटल आर आप लिख सकते हो, यानी टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर, और टॉर्क को क्या लिख सकते हो, I इंटू अल्फा। जब प्योर रोलिंग होगी, आप कहोगे कैसे प्योर रोलिंग, ये लिखा है विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग, और जब प्योर रोलिंग होती है तो अल्फा की जगह क्या लिखा जाता है बेटा, A अपॉन आर। अल्फा की जगह क्या लिखते हैं बेटा, A अपॉन आर, ठीक है ना। बस अब क्या रह गया, आप तो सिंप्लीफाई रह गया बेटा, यहां से F की वैल्यू उठाओ और उठा के पहले वाले इक्वेशन में रख दो, इस वाले में, ठीक है ना। इस वाले में सेकेंड इक्वेशन है, F की वैल्यू इसमें रख दो, सॉल्व करो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो A का जो फॉर्मूला आता है बेटा उसको आप याद ही रखना आज से, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही होता है
याद रहेगा तो अच्छी बात है, उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। 13वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगेन बेटा ये प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है। ये प्योर रोल करता हुआ दो चीजें हैं, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों घूमते हुए जा रहे हैं, दोनों जिस ऊंचाई तक जाते हैं वो दिया है, हमें उन्हीं का क्या पता करना है, रेशियो। तो घूमते हुए जा रहे हैं तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, हाफ mv² 1 प्लस बीटा। जब भी कभी प्योर रोलिंग हो तो प्योर रोल करते वक्त जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये सेंटर की वेलोसिटी होती है, इनटू 1 प्लस बीटा। बीटा क्या है बेटा, इसको कहते हैं रोटेशनल पैरामीटर। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ mr², मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो mr² होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आपका mr² होता है उसका मल्टीपल। जैसे सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², तो mr² के पहले का जो नंबर है 2/5 उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज बीटा। देखो जिनको नहीं दिख रहा है एक बार देख लें, इधर मैं उसके सामने आ गया था, हो सकता ना दिखे। तो ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। बीटा क्या है बेटा, द मल्टीपल ऑफ mr² इन टर्म ऑफ व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में जो लिखा रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें mr² के का मल्टीपल। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यही काइनेटिक एनर्जी जिससे वो चल रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। वो तब तक जाएगा जब तक ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट ना हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी ये जो U है ये मिल गई कहाँ से बेटा, काइनेटिक एनर्जी से। कहाँ से मिल गई हमें, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है ना। बस हम उसको इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम इक्वेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को किससे बेटा, काइनेटिक एनर्जी से। सो U इज इक्वल टू K। U की जगह क्या लिख दिया, mgh। काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv² 1 प्लस बीटा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम लीनियर स्पीड, v की वैल्यू सेम, g सेम, m सेम, m तो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो h प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा, 1 प्लस बीटा। h प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 प्लस बीटा। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, h किसका बेटा कह रहा है, सॉलिड स्फीयर, नीचे किसका कह रहा है, सिलेंडर, S फॉर स्फीयर, C फॉर सिलेंडर। सॉलिड स्फीयर का 2/5 डायमीटर के अबाउट, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का 1/2, ऊपर आएगा 7/5, नीचे आएगा 3/2, 3/2, ऊपर 14 14, नीचे 3 और 5 15, कितना आ गया 14/15। सी इज द आंसर आपके सामने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे फिर से देखो, वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया बेटा कि यहाँ से v स्पीड से ऐसे सॉलिड बॉल ऊपर चलता चला जा रहा है, v की स्पीड है, आपको पता करना है कि मिनिमम किस स्पीड से जाए। इफ इट इज टू क्लाइम द इंक्लाइन सरफेस कंटिन्यू, h हाइट तक जाना है तो किस मिनिमम स्पीड से जाए। अगेन वही बेटा कहानी, फिर से मैं फॉर्मूला को लिखता हूँ, हाफ mv² 1 प्लस बीटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। बहुत काम का है बेटा, ये किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू हो जाएगी 2gh अपॉन 1 प्लस बीटा। ये फॉर्मूला जैसा भी होता है। बीटा कौन सा शेप है, सॉलिड बॉल, तो आप खुद देखो बेटा जो बीटा है वही डिसाइड करता है। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 10gh हो जाएगा, और 5 और 2 ये कितना हो जाएगा 7, तो √10/7 gh। देख लो। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि इसमें हमें मास दिया हुआ है, स्पीड दिया है, काइनेटिक एनर्जी, बस अगेन रोल विदाउट स्लिपिंग। अब तो सबके टिप्स पे आ गया होगा। अगेन हाफ m मतलब 500 ग्राम, v मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5/100 का स्क्वायर, 1 प्लस बीटा कौन सा शेप है, यूनिफॉर्म सॉलिड ही लेके चलेंगे। इसको हमने क्या ले लिया बेटा 2/5। बस अब इसको सॉल्व कर लो, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कर लेना सॉल्व, तो जो भी आपका आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। इतने जूल, क्योंकि सब कुछ मैंने किस यूनिट में लिखा है बेटा, SI यूनिट में लिखा है, ठीक है ना। सो एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट दीज questions, 15 questions of this DPP 12 based on rotational motion.
अगले डीपीपी 13th में मिलेंगे, रोटेशनल मोशन का सेकेंड पार्ट बेटा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लास के बाद उसको एकदम ऑनेस्टली सॉल्व करना, और फिर जब मैं सोल्यूशन दूंगा, सोल्यूशन आपके जब डाउट नेट के चैनल पे आ जाएगा, तब आप उससे आप मैच करना कि कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है या कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हैं। ओके बेटा, तो मिलते हैं अगले डीपीपी सॉल्यूशन में। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक। तो हम लोग आज बच्चों डीपीपी नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन। आई होप आप लोगों ने पूरी डीपीपी अच्छे से सॉल्व करी होगी, पूरा टाइम दिया होगा, और अब हम लोग आपके जो भी डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आप लोग आंसर्स को भी अच्छे से मैच कर सकते हो। ठीक है ना। मेरा नाम चिराग बंसल है और मैं आप लोगों के लिए पूरा सोल्यूशन यहाँ पर लेके आया हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको हमने दिया था, दैट वाज रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a cos phi 1 a sin phi 1 a cos phi 2 a sin phi 2 with the x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसमें दो टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास कि यार हम दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालें, है ना। ये दो पॉइंट है, a cos थीटा 1 कॉमा b साइन a cos a साइन थीटा 2 a साइन थीटा 1, और एक दूसरा पॉइंट है q, सपोज a cos थीटा 2 कॉमा a साइन थीटा 2। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालें, है ना। या फिर जो सिंपल मेथड है वो ये है कि अगर हम लोग सर्कल को याद करें तो सर्कल में हम लोग एक कॉर्ड की इक्वेशन पढ़ते हैं, याद हो तो। इस सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इस सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा 1 कॉमा a साइन थीटा 1 हो जाएंगे एक पॉइंट के, और दूसरे पॉइंट के हो जाएंगे a cos थीटा 2 कॉमा a साइन थीटा 2। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन हमको आती है, इस कॉर्ड की इक्वेशन आती है। तो लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ध्यान से देखो, यही वाले वो दोनों पॉइंट्स। तो इसकी इक्वेशन हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं, दैट इज x cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू होता है a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। तो ये हमको डायरेक्ट पता होता है। तो यहां से हम लोग x का इंटरसेप्ट निकालते हैं, y का इंटरसेप्ट निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? y को 0 लिख देंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन cos थीटा 1 माइनस प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा, और x और y इंटरसेप्ट को दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो इस वाले में cos बच रहा है, उस वाले में sin बचेगा। ठीक है, तो x का और y का इंटरसेप्ट जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको जो आंसर आएगा दैट विल बी इन 10 थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ इसका सीधा डायरेक्ट सिंपल तरीका। अब जो सेकंड तरीका है इसमें वो कुछ इस प्रकार से है कि यार आप लोग पूरी लाइन की इक्वेशन निकालो, पूरी लाइन की इक्वेशन निकालो, उसको सॉल्व करो, फिर x का इंटरसेप्ट निकालो, फिर y का इंटरसेप्ट निकालो, और उन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकालो। तो ये थोड़ा लेंथी तरीका होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया था दैट वाज द पॉइंट a 1,3 एंड c 5,1 आर द अपोजिट वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के दो अपोजिट वर्टेक्स दे रखे। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द अदर टू वर्टेक्स एंड ऑफ ग्रेडियंट 2 इज। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा पहले ध्यान से देखिए। आपको बोल रखा है एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल के दो अपोजिट वर्टेक्स आपको दे रखे, दैट इज 1,3 a एंड दिस पॉइंट इज b
5,1 और आपको जो है आपको ये वाली लाइन बतानी है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अदर टू वर्टेक्स। तो अदर टू वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन आपको बतानी है। इस लाइन का आपको स्लोप दे दिया है 2। हम लोगों को इस लाइन पे एक पॉइंट मिल जाएगा, कैसे? ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट का। इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा? 5 और 1 का 3 और 1 और 3 का 2। तो लाइन आ जाएगी y-2 इक्वल्स टू mx-3। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्लोप 2 एंड कांस्टेंट विल बी 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा ध्यान से, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स राइट एंगल ट्राइंगल। हमको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है विथ एक्सिस के साथ, हुज एरिया इज 6 एंड हुज एसिम्पटोट इज 5 यूनिट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सपोज एक डायग्राम बनाता हूं मैं, एक लाइन है इस टाइप की। ये लाइन यहां पे कितना एरिया बना रही है? ये लाइन यहां पे एरिया बना रही है 6 स्क्वायर यूनिट, है ना। ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, फोर्थ में भी। अच्छा, इस पॉइंट को हम स्टैंडर्ड a,0 ले लेंगे, इस पॉइंट को हम स्टैंडर्ड लेंगे 0,b, और ये लाइन हमारे पास हो जाएगी x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इस ट्राइंगल का एरिया हमको दे रखा है हाफ a इंटू बी का मॉड, है ना, क्योंकि ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इज इक्वल टू 6। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से a इंटू बी की वैल्यू ±12 आ गई। दो आंसर पॉसिबल आ गए। ठीक है, ±12। अच्छा, इसके अलावा और क्या बोल रखा है? इस हाइपोटेनियस की लेंथ आपको दे रखी है 5। तो हाइपोटेनियस की लेंथ दे रखी है आपको 5। इसका मतलब a² प्लस b² विल बी इक्वल टू 5², है ना, राइट एंगल ट्राइंगल से। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इन दोनों को आप लोग जब सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू a की वैल्यू 3 या 4 और सिमिलरली b की वैल्यू 4 या 3। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस पॉसिबल है। आप लोग समझेगा, है ना। एक तो x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू +1 और -1, है ना। कैसे? ये वो लाइन है, इस टाइप की लाइन है, इधर भी होगी और इधर भी होगी, सेम +1 वाली ऊपर और -1 वाली नीचे। सेम टू सेम x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू +-1, इस टाइप का आंसर भी आप लोग लिख सकते हो। सोचिएगा ध्यान से इस बात को। सेम टू सेम आप लोग माइनस में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आप लोग बना सकते हो, यहाँ पे माइनस में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में हमको एक ही जगह ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ये सब ऑप्शंस बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे 6 और 1 है, यहाँ पे 6 और 1 है, यहाँ पे 3 और 4 है, लेकिन इक्वल टू में 3 है, तो इक्वल टू में 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, क्योंकि लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है और फोर्थ में भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन x-5 y + 1 = 0। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि ये एक लाइन है, सपोज इस लाइन से हमको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है। इस लाइन से हमको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है जो इस वाली लाइन के पैरेलल हो, इस वाली लाइन के अलोंग हो। तो इस वाली लाइन के अलोंग हो तो इस लाइन का स्लोप हम लोग बोल देंगे 1, और अगर इस लाइन का स्लोप 1 है तो इस लाइन का स्लोप भी हो जाएगा 1, क्योंकि पैरेलल इसके अलोंग मेजर करना। ये पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट हम लोग अगर निकाल लेंगे तो आंसर विल बी द PQ डिस्टेंस।
ठीक है, आंसर क्या होगा, P पॉइंट से Q पॉइंट की डिस्टेंस। हमको इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो हम सबसे पहले तो इस लाइन को निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ PQ, दैट विल बी y माइनस 3 स्लोप x माइनस 2, है ना। तो यहां से आपके पास लाइन आ जाएगी x माइनस वाई माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो वहां से हमको Q पॉइंट मिल जाएगा और Q PQ डिस्टेंस ही हमको निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू 6 आ जाएगा और अगर x 6 आएगा तो y आपके पास 7 आ जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है ना पॉइंट। हाँ, 12 प्लस 9 विल बी 21 एंड माइनस 21, ठीक है। तो 6,7 पॉइंट आ गया, तो Q पॉइंट आ गया, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो PQ डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एंड 3,2 लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, देन द कंप्लीट वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो आपको क्या बताना है, थीटा की कंप्लीट वैल्यू बतानी है अगर ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है। कौन कौन से, एक तो है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और दूसरा पॉइंट है आपके पास 3,2। तो दोनों अगर सेम साइड है तो उसकी कंडीशन होती है L1 L2 ग्रेटर देन 0। L1 का मतलब होता है पॉइंट को आप लाइन में पुट कर दो तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस 1। L2 का मतलब है दूसरा पॉइंट आप लोग लाइन में पुट कर दीजिए तो 3 प्लस 2 माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा। यहाँ पे √2 का डिवाइड करके इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, √2 का डिवाइड करके, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। इसके हिसाब से हम लोग थीटा की वैल्यू बताएंगे, इसके हिसाब से हम लोग थीटा की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। कैसे किया हमने, √2 का डिवाइड किया है ना, √2 का डिवाइड किया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि पाई बाय 4 एंगल में ऐड हो गया है तो ये पाई बाय 4 पीछे चले आएगा। क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 4 ऐड हो गया है तो ये पूरा ग्राफ माइनस पाई बाय 4 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 0 0 पे आप देखिए आंसर आएगा 1/√2। ये पाई माइनस पाई बाय 4 और यहाँ वाला जो पॉइंट आएगा ये आएगा पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। तो ये अपने को पॉसिबल रीजन हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ये हो गया पाई बाय 2। तो अगर आप थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 तक जाओगे तो आंसर 1/√2 से ज़्यादा आएगा और अपने को आंसर 1/√2 से ज़्यादा चाहिए। आप खुद देख लो, 0 पे आंसर 1/√2 आएगा। जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, फिर और बढ़ेगा 135 डिग्री तक आप जाओगे, है ना। आप सोचो ध्यान से, ये एंगल पूरा जब एंगल 45 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक होगा तो अपना काम हो जाएगा। 45 डिग्री से 135 डिग्री तक होगा तो अपना काम हो जाएगा। इस हिसाब से x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, x की वैल्यू होगी 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो गया, ए, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ x whose perpendicular distance from the line this is a, है ना। डिस्टेंस जो है वो a will be। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं। हमको बोल रखा है कि इस लाइन की डिस्टेंस, ये लाइन है, इस लाइन की डिस्टेंस कहां से
एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा उसको मान लेते हो अल्फा कॉमा 0। इस लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते। क्या करना होता है कि इस पॉइंट को लाइन में पुट कर देंगे तो अल्फा अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू ए। ये फॉर्मूला लग गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अपने पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? पूरा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ए अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कॉमा 0, अल्फा कॉमा 0। इसको सॉल्व करने पे अल्फा की वैल्यू यू विल गेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रखा है कि इफ द लाइन दिस दिस एंड दिस आर कॉनकरेंट, कॉनकरेंट की कंडीशन लगानी है, देन ए बी सी आर एन। कॉनकरेंट की क्या कंडीशन होती है? बहुत ही सिंपल डायरेक्ट कंडीशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि इन तीनों के कोफिशिएंट से, ये ए, ये 2, ये 1, यहाँ वाले के कोफिशिएंट बी 3 1, यहाँ वाले के कोफिशिएंट सी 4 1, ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द ओनली एंड सिंपल कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी। तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। चलिए, तो ये तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ए के साथ यहाँ पे आ रहा है -1, -2 के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे 1 के साथ क्या आ रहा है 4b माइनस 3c। आप इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी, है ना। ये देखो 4b माइनस 2b, और इधर माइनस a माइनस सी, उधर गया तो a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस सी। इसका मतलब a b c विल बी इन a p, है ना। ये सिंपल और डायरेक्ट बात है। अगर ऐसा रिलेशन होता है तो a b c किस में होते हैं? a p में। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ लाइंस का। आपको बोल रखा है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच का एंगल बताना है। तो एंगल का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मॉड, हम मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम हमेशा एक्यूट एंगल की बात करते हैं, हम हमेशा एक्यूट एंगल की बात करते हैं। अब ए बी और एच क्या है? तो यहां से आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पे गलती मत करना बस, कि ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एच होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। ये तीनों वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर दो, ये तीनों वैल्यूज आप लोग यहाँ पे पुट कर दो। आपको सॉल्व करने के बाद tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 83 अपॉन 19, ठीक है, 83 अपॉन 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन हो जाती है a प्लस बी इक्वल टू 0, और पैरेलल की कंडीशन हो जाती है h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये दो भी ध्यान रखना, परपेंडिकुलर में डिनोमिनेटर 0 और पैरेलल में न्यूमरेटर 0, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ लाइंस दिस, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लाइन को हमको सेपरेट करना है, हमको लाइन निकाल के बताना। तो लाइन निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप फैक्टर्स बना लो या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। यहां पर मुझे फैक्टर्स बनते हुए दिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनते हुए, है ना। इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह देखूं, मुझे लाइन निकालनी है, तो यहाँ पे 4 इंटू 11 44 होता है, 22 इंटू 2 44 होता है, 22 और 2 44 होता है ना। सीधे सीधे फैक्टर्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 11y बचेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, y कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 11y यहाँ पर भी बचेगा।
तो एक फैक्टर हो गया 2x माइनस वाई और दूसरा फैक्टर हो गया 2x माइनस 11y। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। देखते हैं ऑप्शन में कौन सी मौजूद है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर सी में आपको मौजूद दिख रही है। तो सी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, अगर आपको ये फैक्टर नहीं बन पा रहे तो फिर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपको जो बोल रखा है, इफ k, h इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस दिस देन k इज। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, हम हमेशा पॉइंट जो है जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो h, k लेते हैं, लेकिन यहाँ पे k, h दिया हुआ है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती है जो गलत कर देती है। तो हमको k यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है ना, इस बात का ध्यान। बाकी क्वेश्चन ये है कि ये पेयर ऑफ लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमको लाइन निकालने की जरूरत नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कौन से मेथड से, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड क्या है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू आप x डिफरेंशिएट करें, तो x को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन -5y, इसमें 0, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, इसका 0, है ना। तो ये लाइन नहीं है, दिस इज ए मेथड। अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो -5x, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन तो 8y, और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, अब ध्यान रखना अपने को कौन सा पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। उसमें भी मेरे को किस में इंटरेस्ट है, केवल k में, k मतलब x की वैल्यू में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो इसमें ऐड का मल्टीप्लाई होगा और इसमें 5 का होगा तो y कैंसिल हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 16 और -25। 16 और -25 विल बी -9x। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, तो 18। तो x की वैल्यू आ गई -2, वही अपना k का आंसर होगा, सॉरी +2, वही अपना आंसर होगा k का। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लाइन दिस लाइज ऑन द लाइन। तो अब अपने को अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं पूछा है, अब अपने को पूछा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सी लाइन पे आ रहा है, लाइज ऑन द लाइन। तो तरीका बिल्कुल सेम है कि इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे एंड देन वी विल चेक कौन सी लाइन पे वो पॉइंट आता है। तो दिस क्वेश्चन विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। सबसे पहले तो मैं लाइन लिख देता हूँ, अभी आपको तरीका समझा ही दिया था, उस तरीके से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से अभी मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये 0, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ -4x बचेगा, यहाँ -5 बचेगा, दिस विल बी 0। अगर मैं x के लिए और अब मैं y के लिए डिफरेंशिएट करता हूँ तो दिस विल बी 2y, यहाँ पे बचेगा x, ये 0, यहाँ 0, यहाँ -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -1 और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। ठीक है, तो अपने को बस अब ये देखना है कि ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन को सेटिस्फाई करता है। देखो जरा, इसको कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन से जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन से जाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है स्ट्रेट लाइन एल विथ नेगेटिव स्लोप। ध्यान रखना स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। स्लोप विल बी नेगेटिव।
passes through the point 8,2, 8,2 पॉइंट से जाने वाली है, and cuts the positive coordinate axes at points P and Q as L varies, absolute minimum of the OP plus OQ where O is origin. आपको क्या बोल रखा है? आपको ये बोल रखा है कि एक लाइन है जो नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को और पॉजिटिव वाई एक्सिस को P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे कट करती है। ये लाइन एक पॉइंट से जाती है, उस पॉइंट का व्हाट वैल्यू है 8,2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये P पॉइंट हम लोग हमेशा मानते हैं A,0, ये Q पॉइंट को हम मानते हैं 0,B, और ये लाइन हमारे पास हो जाती है, ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास हो जाती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, तो इस लाइन में इस पॉइंट को पुट कर दीजिए, तो 8/a प्लस 2/b इज इक्वल्स टू 1। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब हमसे क्या बोल रखा है? अब हमसे ये बोल रखा है कि आपको बताना है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ। O आपका ओरिजिन है, तो OP मतलब क्या हुआ? A, OQ का मतलब क्या हुआ? B। तो हमको किसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है? हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी? A प्लस B की। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से अपन निकाल के उधर पुट कर देंगे। तो A तो एज इट इज रहने देता हूं, मैं B की वैल्यू निकालता हूं। तो आप ध्यान से देखो, यहां से जब आप B की वैल्यू निकालोगे तो 2/B विल बी इक्वल टू A माइनस 8 में A। तो B की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 2A में A माइनस 8। तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है। मिनिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस, A माइनस 8 स्क्वायर 2A का डिफरेंशिएशन माइनस 2A एज इट इज A माइनस 8 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे सॉल्व करने पे आ रहा है माइनस 16/A माइनस 8 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इक्वल टू 0 कर देंगे। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इक्वल टू 0 करेंगे, आपको यहां से A की दो वैल्यू मिलेंगी। A की एक वैल्यू आपको जो मिलने वाली है दैट इज 4, और A की जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो होगी 12। तो एक 4 मिलेगी, एक 12 मिलेगी। अब A की वैल्यू 4 के लिए आप लोग यहां पे लिखोगे तो आपको B की वैल्यू कितनी मिलेगी? B की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पे 3 2 1। B की वैल्यू मिल जाएगी 1, या नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर 4 लिखोगे आप तो 2 माइनस 2 मिल जाएगी। लेकिन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अपने को A और B पॉजिटिव चाहिए। जब A की वैल्यू आप लोग 12 लिखोगे तो इस वाले दूसरे वाले केस में आपको जो B की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी? वो मिल जाएगी आपको 6। तो आपको A की वैल्यू 12 लेनी है, B की वैल्यू 6 लेनी है, दोनों को ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 18। आंसर आ जाएगा 18, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, इस टाइप से, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जो है आपका 0 पे आएगा। बाकी अपन डबल डिफरेंशिएशन करके चेक भी कर सकते हैं कि मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा, डबल डिफरेंशिएशन करके। लेकिन क्योंकि मुझे ऑप्शन में 4 दे रखे थे तो मैंने मान लिया कि मिनिमा आएगा ही सही, और मैंने डिफरेंशिएट 0 करके निकाल भी लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू दिस इज। इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? तो इस फंक्शन में अपने को ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, तो सबसे पहले तो इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना, डबल एंगल वाला फॉर्मूला। देखो ध्यान से, ये वाला
और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, तो -1 माइनस कॉस 2 बचेगा। तो दिस y इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी अगर आपको पता हो तो दिस विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 1, 2 sin स्क्वायर 1 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर 1, तो आंसर विल बी माइनस साइन स्क्वायर 1। तो y इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1 ये अपने पास आया, तो दिस विल बी ए लाइन पैरेलल टू, this will be a line, this will be a line which will be parallel to x axis, है ना, और जिसमें माइनस साइन स्क्वायर 1 होगा y का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं ए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें स्लोप बोल रखा है 2 है, बी गलत हो जाएगा ओरिजिन से जा रहा है, सी वाला गलत हो जाएगा पैराबोला है, डी वाला सही हो जाएगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें y की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर 1 होगी, x की कुछ भी वैल्यू ले लो एंड पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल, x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर 1 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, एक लाइन है जो कि 2,2 पॉइंट से जा रही है, एक्सेस इंक्लोजेज एन एरिया ऑफ लैम्डा, एक्सिस के साथ उसका एरिया कितना बन रहा है, लैम्डा बन रहा है। द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय द लाइन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमको बताना है कि एक लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगी, है ना, मैं डायग्राम ले रहा हूं इस टाइप का, और वो लाइन जो है वो 2,2 से जाती है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल जो बनेगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया है, उस ट्राइंगल का एरिया है लैम्डा। अब हमको बताना है कि ये जो ए और बी है वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिर से वहीं लेके चलता हूं। लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इस पॉइंट को मैं इस लाइन में पुट कर दूंगा तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इस लाइन का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट का मॉड, क्योंकि लाइन में सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना सकता था, इसलिए मैंने मॉड लगाया। मैंने अभी फर्स्ट में बनाई है तो आपको पॉजिटिव दिख ही रहा है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ए बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए मैंने मॉड लगाया। तो a इंटू बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी इज इक्वल टू 1/2। देखो इधर ध्यान से, एलसीएम लोगे, इस 2 को नीचे पहुंचा दोगे। इस a इंटू बी की वैल्यू को मैं प्लस माइनस लैम्डा लिख देता हूं, प्लस माइनस 2 लैम्डा। तो यहां से मेरे पास a प्लस बी क्या आ गया, प्लस माइनस लैम्डा। तो देखो a प्लस बी हमको पता है, हमको a इंटू बी पता है। अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिनके ये रूट्स हो गए तो हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस प्लस माइनस लैम्डा। तो प्लस और माइनस दोनों आ रहा है तो मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया था, सॉरी, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया है ना। यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ कि यार प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो उससे अभी हमको पता नहीं चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया प्लस वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और इधर 2 नहीं आएगा बस। ठीक है, उधर वाले में 2 आएगा, प्रोडक्ट में 2 आएगा, सम में 2 नहीं आएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, इमेज ऑफ a, b ऑन द लाइन y इक्वल टू -x। एक बात अपने को पता होनी चाहिए कि अगर ये पॉइंट है P, a, b, अगर इसकी इमेज ले रहे हैं हम y इक्वल टू -x में, तो Q पॉइंट जो होगा वो -b, -a हो जाएगा। ठीक है, -b, -a। फिर इस Q पॉइंट की इमेज ली हमने y इक्वल टू x पे, y इक्वल टू x लाइन पे अगर आप इमेज लोगे
क्यू पॉइंट की, तो वो आएगी आर, और y इक्वल टू एक्स पे इमेज लेने पे ये आपस में बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा -a, -b। y इक्वल टू -x में बदल भी जाते हैं और साइन भी बदल जाता है, y इक्वल टू x में केवल ये बदल जाते हैं। अब हमको बोल रखा है p और r का मिड पॉइंट, तो p और r का मिड पॉइंट निकालोगे, सीधे सीधे आपको दिख रहा है 0 आएगा, है ना। p प्लस r अपॉन में 2, तो दोनों को जब प्लस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 15 क्वेश्चन, जिसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ए बीम ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक लाइट है जो x माइनस 1 की तरफ से जा रही है इक्वल टू 1 आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम x एक्सिस। तो इतना हम बना लेते कि एक लाइन है, ये x एक्सिस है, एक लाइट है जो लाइट इस एंगल पे जा रही थी x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये अगर x एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना 1,0। अब क्या हुआ, फ्रॉम x एक्सिस एंटर्स द अपोजिट साइड, दूसरी साइड जाती है बाय टर्निंग थ्रू 30 डिग्री टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल हुआ, इस लाइन का स्लोप 45 है, इस लाइन का स्लोप 45 है। अब ये लाइन किधर की तरफ मुड़ गई, थोड़ी सी इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। कितने डिग्री से मुड़ गई, 30 डिग्री से। तो अब इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, थीटा हो गया 75 डिग्री। ठीक, अब हमको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, वाइट वाली। पॉइंट पता है, स्लोप पता है। पॉइंट हो गया y माइनस 0, स्लोप हो गया 1075। यहाँ पे 1075 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू x प्लस 1। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर x माइनस 1 है, x माइनस 1 है ना। इसको सॉल्व करोगे, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये बोल रखा है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1,2। एक रे ऑफ लाइट है जो कि 1,2 पॉइंट से आ रही है, रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस। फिर से एक्स एक्सिस की बात कर दी कि एक रे ऑफ लाइट एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है और इस टाइप से आ रही है, और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करा उसने, पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कौन से पॉइंट से गई, 5,3 पॉइंट से गई। हमको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि अगर हम इस लाइन को पीछे की तरफ खींचे, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्शन है, तो इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो इधर आएगा, इमेज है ना, इमेज जो होगा वो इधर आएगा रिफ्लेक्टेड लाइन पे। ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट का इमेज क्या होगा एक्स एक्सिस के हिसाब से 1,-2 है ना। एक्स एक्सिस पे अगर आप इमेज लोगे तो एक्स सेम रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा माइनस में। ये पॉइंट आ गया, इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट मिल गए, स्लोप हो गया 5/4, लाइन हो गई 5/4 x माइनस 5। हमको कौन सा पॉइंट चाहिए, हमको ये वाला पॉइंट चाहिए। इस वाले पॉइंट के लिए हम y को 0 लिख देंगे। y को अगर आप 0 लिख दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 13/5। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया ए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। पॉइंट भी ए, आंसर भी ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर और इज अलोंग x इक्वल टू 2y, डायगोनल है स्क्वायर का, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज 3,0,
एक वर्टेक्स 3,0 है, देन इट्स साइड्स थ्रू दिस पॉइंट्स आर, इस पॉइंट से जाने वाली साइड्स क्या है। चलिए डायग्राम समझते हैं। ये अपने को एक डायगोनल दे रखा है ना, जिसका स्लोप आपको दे रखा है 1/2 और आपको एक पॉइंट दे रखा है 3,0। आपको बताना है इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन, इन दोनों लाइन की इक्वेशन बताना, ठीक है। तो अगर ये डायगोनल है, ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं ये लाइन भी सर इससे 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये लाइन भी इससे 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस लाइन का स्लोप हम m मान लेते हैं, m1 m2 मान लेते हैं, इसको m1 बोल देते, तो हम बोल सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन लाइन। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो एक स्लोप अपन ने m2 माना है, एक 1/2 माना है अपॉन 1 प्लस 1/2 m, दिस इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, क्योंकि मॉड लगाते हैं, हम फॉर्मूले में मॉड लगाते हैं। यहां से m की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक इस वाले के लिए और एक इस वाले के लिए। तो m की जो दो वैल्यू आएगी, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, m की एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी -1/3, ठीक है। एक वैल्यू 3, एक -1/3। पॉइंट आपको पता है 3,0, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको पॉइंट पता है, आपको स्लोप पता है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई बात कैसे करा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, the line this is rotated through an angle of 45 degree in the clockwise direction। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। about the point -1,1 then the equation in the new position is। देखो ये एक लाइन है जो कि -1,1 पॉइंट से जाती है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, इस लाइन को हमने घुमा दिया है 45 डिग्री से किस की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, ऐसे इधर की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप हमको दे रखा है, इसको मैं m1 m2 बोल देता हूं, 4/3 या सॉरी 3/4। इस लाइन का स्लोप हमको नहीं पता, ये इस लाइन का स्लोप ही निकालना है, पॉइंट तो पता है, ये लाइन निकालनी है। तो एग्जैक्ट tan थीटा का यूज करेंगे। एग्जैक्ट कैसे, ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, माइनस जो नीचे वाला होता है उसको बाद में लिखते हैं, अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे मॉड नहीं लगा रहा मैं, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे मॉड नहीं लगा रहा हूँ, अगर आपको सिचुएशन पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो ऊपर वाला जो स्लोप होता है उसको पहले लिखना है, नीचे वाला स्लोप बाद में लिखना है ना। या फिर अगर अपन बोले कि अगर हम इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज में जाए तो इधर वाला पहले, इधर वाला बाद में, तो एग्जैक्ट एंगल निकल जाता है ना, मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ऐसा ही बोल रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया है ऐसे, तो ये नीचे आएगी, ये ऊपर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया, क्लॉकवाइज में घुमाया है ऐसे, तो ये नीचे आएगी, ये ऊपर आएगी, तो ऐसा बनेगा। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना m2 आपको 3/4 लिखना है और m1 अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो m की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू -1/7। आपको पॉइंट ऑलरेडी पता है, एक पॉइंट और स्लोप पता चल गया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर। ध्यान रखना ये चीज। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखिए, y - 1 m1 x - 3 y - 3 m2 x - 1 are two family of straight lines at right angle each other, then locus of point of intersection। सपोज हम मानते हैं कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमको लोकस निकालना है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, ये पॉइंट का लोकस निकालना है। तो हम इस पॉइंट को पहली लाइन में पुट कर देते हैं और ऐसा लिख देते हैं, देखो ध्यान से,
और इस पॉइंट को हम दूसरी लाइन में पुट कर देते हैं और ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हम m1 इंटू m2 की वैल्यू को -1 लिख सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो h-1 h-3 अपॉन k-3 k-1, दोनों को मल्टीप्लाई m1 m2 -1, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया आपके पास, k स्क्वायर -4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे h है, नीचे h है, ठीक है, नीचे क्या है, h, इज इक्वल्स टू माइनस h स्क्वायर -3 प्लस 3 -4h। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 4h 4k और 6, बिल्कुल ठीक। आगे बात समझ में अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसी प्रकार अपन ने पूरा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं और अब आप लोग रेडी टू गो हो आगे। फिर मुलाकात होगी किसी और डीपीपी में। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीपीपी 17 डिस्कस करने जा रहे हैं, जीओसी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, सी कंसीडर द फॉलोइंग बेसिस ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, मेटानाइट्रोएनिलीन एंड पैरानाइट्रोएनिलीन। मुझे बताओ ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन -I-R डोमिनेटिंग है, -I भी बहुत ज्यादा लग रहा है और तो इफेक्ट भी लग रहा है, तो फर्स्ट जो है वो तो लीस्ट बेसिक हो गया, और इसमें -R लग रहा है और इसमें सिर्फ -I लग रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी कम नहीं हुई ना, तो इधर पे क्या आ गया, सेकंड, हमारे पास सेकंड सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा, थर्ड। सो ऑर्डर इज सेकंड, थर्ड इन फर्स्ट। करेक्ट आंसर इज ए। होप दिस इज क्लियर। Question 2. Consider the basicity of the following aromatic amines. The correct order of decreasing basicity is, again basic strength हमें निकालना है। एक एनिलीन दिया है, एक पैरानाइट्रोएनिलीन। देखो मैं यहीं पर लिखती हूं पैरानाइट्रो, पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, -I-R, बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर रहा है। मीथॉक्सी, पैरामीथॉक्सी पैरा पर ही लगा है, मगर मीथॉक्सी ग्रुप का इफेक्ट क्या है, +R एंड -I, OCH3 है ना, +R एंड -I बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है ड्यू टू इट्स +R इफेक्ट। एंड यहाँ पे क्या है, +H एंड +I मिथाइल का, और +H भी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, मगर R और H में डोमिनेटिंग R है, तो थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, थर्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो -I-R से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, और इसमें किसी ने कम नहीं करी है, कुछ बेसिक स्ट्रेंथ जो एनिलीन की थी वो रहेगी, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड देन फोर्थ, और यहाँ पे तो सेकंड दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा फिर फर्स्ट एंड सेकंड। सो करेक्ट आंसर इज ए। होप दिस इज क्लियर। यस, क्वेश्चन नंबर 3. In each of the following pair of compound, which is more basic in aqueous solution? Give an explanation of your choice. देखो इसमें मुझे बताना है कौन ज्यादा बेसिक है कौन नहीं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी फटाफट देखते हैं। देखो यहाँ पे CH3NH2 CF3NH2, यार CH3 का +I इंडक्टिव इफेक्ट, CF3 का स्ट्रॉन्ग -I-H इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बोलो, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो बहुत कम हो जाएगी, तो फर्स्ट वाला मोर बेसिक है सेकंड से। सेकंड वाले में देखो CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, और दूसरा ग्वानिडीन है। देखो ग्वानिडीन में क्या होता है, जैसे ही ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, NH3 पॉजिटिव बनाता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड आता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होती ही है, और यहां पर तो लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में है, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड इज मोर बेसिक देन द फर्स्ट। इस वाले में देखो यहां पर CH2 CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +I इंडक्टिव इफेक्ट, और यहां पर तो
sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो अवेबिलिटी इसकी बहुत कम है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. दिस वन इज मोर बेसिक. और इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या दिया हुआ था, एक था हमारे पास C6H5 और इसमें क्या लगा हुआ है N एंड CH3. ठीक है, और यहां पर क्या है देखो जरा ध्यान से, ये रिंग N पर क्या है, NN डाइमिथाइल है. ओके, NN डाइमिथाइल 2,6 डाइमिथाइल. देखो देख के ऐसा लगता है फर्स्ट इंस्टेंट पे कि मिथाइल लगे हुए हैं, प्लस का इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई और प्लस एच इंडक्टिव इफेक्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जानी चाहिए, बट बेसिक स्ट्रेंथ उसके कारण नहीं ज्यादा हो रही. यहां हो क्या रहा है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पहले ये रेजोनेंस में था इस रिंग के साथ, यहां पर 2 ग्रुप CH3 लग गए तो यहां पर क्या आ गया, स्टेरिक इनहिबिशन वाली कंडीशन. ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो गया, लोन पेयर इसके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहा है, और रेजोनेट नहीं कर पाएगा तो एविबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वन इज मोर बेसिक. क्लियर? ओके. यस, क्वेश्चन नंबर 4. इन द गिवन रिएक्शन गैस लिबरेटेड इज R. देखो कौन सी गैस लिबरेट होगी, ये सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड और SO3H ग्रुप दिए हैं. दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा है ना, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड यहां पर रिलीज होगा, H पॉजिटिव डिस्प्लेस होगा, और कार्बोनिक एसिड में कौन सा कार्बन है, कार्बन 14, तो CO2 विल liberated. So only CO2 will liberated and C कौन सा, carbon 14. Okay. Yes, question number 5. Arrange marked atoms in decreasing order of their acidic strength. देखो यहां पे decreasing order of acidic strength है लिखना है. ध्यान से देखो, ये थर्ड वाला किससे जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, ये किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, और ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से. अब आप यहां ध्यान से देखो, आपको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए तो आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे. अगर आप सेकंड वाले को निकालते हो और ये कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो नेगेटिव सिंगल डबल, यहां रेजोनेंस है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होनी ही है. इसमें sp2 से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं है. यहां पर देख के फर्स्ट इंस्टेंट पे लगता है कि इस H को निकालेंगे और यहां नेगेटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव को हमने निकाला, यहां नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस है. बट अब आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर आप इधर से H पॉजिटिव को निकालते हो तो ये नाइट्रोजन में से निकालना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो इधर से निकालना डिफिकल्ट है ना. तो देखो सेकेंड वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक, उसके बाद थर्ड, एंड देन द लास्ट वन इज द फर्स्ट वन. तो ये आंसर आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड 1. क्लियर? यस, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaHCO3. इनमें से कौन NaHCO3 से नहीं रिएक्ट होगा. तो बेटा एक बात बताओ, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ तो कार्बोनिक एसिड से क्या होती है, कम होती है. ठीक है, तो वो तो रिएक्ट हो जाएगा. ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रिएक्ट हो पाएगा क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज D. यस, क्वेश्चन 7. कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. इन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी हमें कंपेयर करनी है. दिस इज बेंजोइक एसिड, ये ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, और -I -R दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, और यहां पर तो ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लग जाएगा, तो सेकंड की तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी ही है. इन तीनों में सेकंड दिया हुआ है. ठीक है, अब इसके बाद पैरा, क्योंकि पैरा पर -I -R दोनों लग रहे हैं, मेटा पर सिर्फ -I लग रहा है, तो इसके बाद कौन सा हो जाएगा, थर्ड, और उसके बाद कौन सा होगा, मेटा पर -I लग रहा है और इस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, तो इसके बाद आ जाएगा आपका फोर्थ एंड देन फर्स्ट. सो करेक्ट आंसर इज 4. होप दिस इज क्लियर. यस, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, या जिस पे एविबिलिटी ज्यादा हो. देखो यहां तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, यहां पर भी रेजोनेंस में है, मगर CH3 का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को कुछ बढ़ा रहा है. यहां पर देखो
इसका प्लस आई और प्लस एच लग रहा है, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, एविबिलिटी को बढ़ा रहा है। और यहां पर क्या लग रहा है, देखो ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर रेजोनेंस में ही नहीं जा पा रहा। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में ही नहीं जाएगा तो एविबिलिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका प्लस आई भी कुछ लग रहा होगा और रेजोनेंस में ही नहीं जा रहा, सो मोस्ट बेसिक इज फोर्थ वन। क्लियर? Yes. Question 9. Among the following acid, which has the lowest pKa value? Lowest pKa मतलब कि highest Ka. Highest Ka means most acidic. इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो एक देखो, हमें यहाँ पे तो प्लस साइन इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा, सारे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है एलिफेटिक। प्लस साइन इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, यहाँ पर भी प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, यहाँ पर भी प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, H हैज नो इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। क्लियर? यस। क्वेश्चन 10. विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव? देखो, किसी का कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो वो किसकी तरह एक्ट करे? एज एन एसिड। वो एसिड की तरह एक्ट करेगा तभी तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो एसिड की तरह एक्ट करे मतलब H पॉजिटिव को रिलीज करे, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा तो यहाँ क्या बचेगा? O2 नेगेटिव। सो कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव इज O2 नेगेटिव। करेक्ट आंसर इज 3। क्लियर? Yes, question number 11. The strongest acid among the following compounds is. इसमें से strongest acid कौन सा है? देखो, ये तो बेंजोइक एसिड है, इसमें H का, सॉरी नॉट बेंजोइक, फॉर्मिक एसिड है, इसमें H का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। यहाँ CH3 का प्लस आई है तो इसकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। यहाँ Cl का माइनस आई और माइनस आई डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, तो यहाँ पर माइनस आई लग रहा होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ के कंपैरिजन में तो ज्यादा हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज 1। Okay, clear? Now question number 12. The order of basicity of amines in gaseous state is. मैंने बताया था gaseous state में तो आपको क्या करना है? सीधे availability of lone pair देखना है, approach of H positive नहीं देखना, सिर्फ availability of lone pair देखना है आपको। तो availability सबसे ज्यादा किस पे होगी? टर्शरी पे, फिर सेकेंडरी पे और फिर प्राइमरी पे। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन अमोनिया। सो करेक्ट आंसर इज 4। क्लियर? क्वेश्चन 13. Considering the basic strength of amines in aqueous solution, which one has the smallest pKb value? Smallest pKb मतलब कि हाईएस्ट केबी। हाईएस्ट केबी मतलब किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? तो यहां देखो, मगर एक्को सॉल्यूशन है, ये याद रखना। एक्को सॉल्यूशन में आपको अप्रोच भी देखना पड़ेगा। ये आपके पास टर्शरी अमीन है, यहां पर तो रेजोनेंस आ गया बेटा। देखो, फिनाइल रिंग के साथ लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम ही हो गई। ये सेकेंडरी है और ये आपका क्या है? प्राइमरी। तो एक्वस सॉल्यूशन में हमने देखा था ना कि एविबिलिटी, सेकेंडरी पर एविबिलिटी भी होती है और साथ साथ में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें प्रोटॉन भी इजीली अप्रोच करता है। ओके, इसलिए थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी और पीकेबी वैल्यू स्मॉलेस्ट हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज 3। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 14. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसमें देखो, सब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखोगे आप? तो एक बात समझो, यहां तो ये sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है और ये तो Kc अलग है। यहां पर क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस में आ जाएगा। तो आप यहां ध्यान से देखो, sp2 हाइब्रिडाइज है, यहां से यहां पर लोन पेयर की एविबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, एविबिलिटी कम हो जाएगी, तो बी तो सबसे कम है, बी सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो कि नेक्स्ट वन, इसमें क्या है? ए में यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण कुछ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ड्यू टू दैट बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ए। इसमें भी ये दिया हुआ है
और सी और डी में देखो, इसमें तो CH3 का भी प्लस आई लग रहा है और इसका भी प्लस आई लग रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मगर इसमें जब हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, इसमें जब H पॉजिटिव ये एक्सेप्ट कर लेगा तो जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए ये इजीली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, इजीली एक्सेप्ट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो C की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज 2। क्लियर? Yes, question number 15. Among the following oxo acid, the correct decreasing order of acid strength is. बेटा इसको आप कैसे करते हो, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, आप इसमें अनहाइड्रोजिनेटेड ऑक्सीजन देखते हो, जिसमें जितने ज्यादा अनहाइड्रोजिनेटेड ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट से मत करना, फास्फोरस जो ऑक्सो एसिड से फास्फोरस के उसमें वो नहीं लगता, तो हम क्या बोलेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये देखो डबल बॉन्ड O एंड OH, इसमें एक अनहाइड्रोजिनेटेड, इसमें 3 अनहाइड्रोजिनेटेड ऑक्सीजन है, इसमें कितने हो जाएंगे 2, इसमें 1 और इसमें 1 भी नहीं, तो हम ये बोलेंगे जितनी ज्यादा अनहाइड्रोजिनेटेड ऑक्सीजन एटम उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। होप दिस इज क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।